गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जो क्लास 10 के फर्स्ट हिस्ट्री के चैप्टर है, इस चैप्टर का यह लास्ट वीडियो बन रहा है। और इस वीडियो में हम लोग इंग्लैंड स्पेशली ब्रिटेन का यूनिफिकेशन और नेशनलिज्म आइडियोलॉजी और उसके साथ इंपीरियलिज्म जो आइडियोलॉजी के दोनों के बीच में जो क्लैश, बॉल्कन प्रॉब्लम और जो उस टाइम में जो नेशनलिज्म कैसे मतलब लोगों के दिमाग में नेशनलिज्म को लेकर सोच क्या था, तो ये सब चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग मैं 4 वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर वो वीडियो को अगर तुमने नहीं देखा है तो इस वीडियो में क्या है कि मैं डिटेल्स इस चैप्टर का जो जो कंटेंट है उसको मैंने वहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया है। तो अगर वो वीडियो ना देखा है तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो पहले उस वीडियो को जाकर देख लो, फिर जा इस वीडियो को कंटिन्यू करो। तो इस वीडियो में आज ये डिस्कस करके फिर ये द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ये वीडियो खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। इससे पहले वीडियो में हम लोग जो जहाँ पर इटली और जर्मनी के यूनिफिकेशन को लेकर हम लोग वहाँ पर बात किया था। तो स्पेशली देखा जाए इटली और जर्मनी की यूनिफिकेशन के वहाँ पर केस जो हुआ था, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि ब्रिटेन की यूनिफिकेशन का केस। ये थोड़ा सा अलग है, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन और इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन। इटली और जर्मनी का जो यूनिफिकेशन है वहाँ पर जो स्पेशली जो बात हुआ था कि इटली बहुत ही छोटे छोटे बहुत पार्ट में डिवाइड थे, जर्मनी भी बहुत ही छोटे 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 पार्ट में डिवाइड थे, और वहाँ के सभी लोग चाहते थे कि यूनिफिकेशन हो और एक साथ वो लोग आए, एक राष्ट्र के हिसाब से एक साथ आए। लेकिन ब्रिटेन के केस में जो हुआ था, यहाँ पर ब्रिटेन यूनिफिकेशन हुआ था जो चार अलग अलग जगह को लेकर, ये है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड आयरलैंड। तो यहाँ पर चारों जगह में देखा जाए अलग अलग जाति के लोग वहां पर रहते थे। तो ये यूनिफिकेशन इटली और जर्मनी की यूनिफिकेशन से थोड़ा सा हटकर है। यहाँ पर स्पेशली इंग्लैंड चाहते थे कि स्कॉटलैंड और आयरलैंड के ऊपर उनका कब्जा हो। ठीक है, वेल्स तो पहले से ही इंग्लैंड के साथ थे तो उनका मानना था कि स्कॉटलैंड और आयरलैंड के ऊपर उनका कब्जा हो, तो मिलकर वहाँ के जो छोटे छोटे आइलैंड है सबको मिलकर एक यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन बनाया जाए। तो ये इंग्लैंड का मानना था। और स्कॉटलैंड में कौन रहते थे? जो स्कॉटिश लोग वो वहाँ पर रहते थे, वो अपना हिसाब से उनका एक जाति है, और आयरलैंड में भी आयरिश लोग रहते थे। और इंग्लैंड में अगर ब्रिटिश लोग, अब ये ब्रिटिश लोग चाहते थे कि अपना जाति जो अपना जो कल्चर है ये दूसरों के ऊपर थोपना, और इसी तरह से एक ब्रिटेन का यूनिफिकेशन बनाना, ताकि जब मतलब एक यूनिफिकेशन होकर एक साथ मिलकर एक पावरफुल कंट्री हिसाब से वो बने और लोगों के सामने वो अपने हिसाब से आए। तो देखते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, तो इंग्लैंड वेल्स तो पहले से ही था। अब उसके बाद क्या किया उन्होंने? इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्कॉटलैंड, मतलब स्कॉटलैंड को भी उन्होंने अपने साथ लेना स्टार्ट कर दिया। अब कैसे किया? इंग्लिश नेशन कॉन्सिडर टू बी एन इम्पॉर्टेंट नेशन इन नेवी। तो इंग्लिश नेशंस क्या थे? ये इसको माना जाता है कि एक इम्पॉर्टेंट नेशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशन है नेवी, ट्रेड एंड कॉमर्स में। तो ये हम लोग सभी जानते हैं कि उनका नेवी नेवल पावर कितना स्ट्रांग है, और वो ट्रेडिंग और कॉमर्स में कैसे वो आगे बढ़े थे, क्योंकि वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और एशियन कॉन्टिनेंट में आकर वो बिजनेस करने आए थे। यहाँ पर बहुत सारी जगह में वो अपना कॉलोनी बनाए थे। तो ये इंग्लिश के जो पावर है हम लोग ये सभी जानते हैं, जो वो कैसे फेमस हो गए थे, और इसके जरिए वो बहुत सारे पैसे कमाए थे। तो वही उसी चीज़ को यहाँ पर बोला जा रहा है। सो दे वांटेड टू एनेक्स स्कॉटलैंड, तब उसी चीज़ को फायदा लेकर वो क्या चाहते थे? स्कॉटलैंड के ऊपर वो अपना कब्जा करे विद द ब्रिटिश आइसलैंड्स। तो जो ब्रिटिश के वहाँ के जो आइलैंड से बहुत सारे उनके अंदर ही आ जाता है स्कॉटलैंड, तो स्कॉटलैंड के ऊपर ही वो अपना कब्जा करना चाहते थे। विद द एक्ट ऑफ यूनियन 1767 साइंड बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। अब 1767 में जाकर एक्ट ऑफ यूनियन पास हुआ है, जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में ये एक्ट ऑफ यूनियन आया है। देयर वॉज द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन। अब इसके वजह से क्या हुआ? स्कॉटलैंड अब वो ब्रिटेन के अंदर आ गई, मतलब इंग्लैंड के साथ जुड़ गया। अब इसके वजह से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बना है। तो अब यूनिफिकेशन का एक प्रोसेस तो खत्म हुआ, स्कॉटलैंड आ गई,
इंग्लैंड के साथ, मतलब ब्रिटेन बन चुका है। आफ्टर द ब्रिटिश डोमिनेटेड द स्कॉटिश पीपल इन एवरी एस्पेक्ट्स। अब इसके बाद से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट कर दिया, और जो प्रॉब्लम अभी भी फेस करना पड़ता है, क्योंकि इसके बाद से ब्रिटिश जो वहाँ के लोग थे, ये स्कॉटिश लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते थे। और ये डोमिनेट करते थे कौन से क्षेत्र में? द स्कॉटिश लैंग्वेज एंड कल्चर वाज बैंड एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कल्चर वाज प्रोमोटेड। तो वहाँ पर स्कॉटिश के जो लैंग्वेज थे, अपना स्कॉटिश लैंग्वेज और कल्चर जो थे, ये धीरे धीरे करके ख़त्म होने वाले थे, और उसकी जगह में इंग्लिश के लैंग्वेज और कल्चर धीरे धीरे वहाँ पर फैलना स्टार्ट कर दिया था। और ये भी हो रहा था बाई कॉन्स्टिट्यूशनली। तो ये एक चीज़ प्रॉब्लम आ रहा था वहाँ पर। तो मतलब इटली और जर्मनी में जो यूनिफिकेशन हुआ था, उसके वजह से देखा जाए, वहाँ के इटली और जर्मनी में क्या है कि वहाँ के सभी लोग मिलजुल कर वो यूनिफिकेशन करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर हुआ है थोड़ा सा ज़बरदस्ती हो गया। मतलब इंग्लैंड ज़बरदस्ती स्कॉटलैंड और आयरलैंड को अपना साथ मिलकर एक यूनिफिकेशन करना चाहते थे, कि हालांकि वो यूनिफिकेशन हो नहीं रहा था। तो यहाँ पर स्कॉटलैंड आयरलैंड के जो परमिशन थे, ये पूरा मान भी नहीं पाते हम लोग। तो उसके बाद है कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड। अब आयरलैंड को कैसे जोड़ा गया? आयरलैंड वॉज डीपली डिवाइडेड इंटू टू कम्युनिटीज, द प्रोटेस्टेंट्स एंड द कैथलिक्स। तो क्रिश्चियनिटी के अंदर हम लोग जानते हैं वहाँ पर दो अलग अलग कम्युनिटी है, एक प्रोटेस्टेंट है, एक कैथलिक्स है। पहले कैथलिक्स आए थे, बाद में जाकर प्रोटेस्टेंट आए थे। कैथलिक्स के जो वो रूढ़िवादी टाइप का थोड़ा सा था, उनके अंदर में जो जो जगह में प्रॉब्लम आए थे, उसको थोड़ा सा चेंज करके धर्म में सुधारा गया था। उसके बाद नए सोच के साथ प्रोटेस्टेंट लोग आए थे। ऑब्वियसली दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे थे, तो आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट लोगों का ही मतलब ज़्यादा दबदबा था वहाँ पर। तो प्रोटेस्टेंट कैथलिक दोनों पार्ट में डिवाइड हो गए। अब द इंग्लिश हेल्प्ड द प्रोटेस्टेंट्स टू एस्टैब्लिश डोमिनेंस ओवर द कैथलिक्स। तो इसमें ब्रिटिश लोग क्या किया? ब्रिटिश लोग वहाँ के जो प्रोटेस्टेंट लोग थे, उनके ऊपर मदद की कि कैथलिक्स के ऊपर डोमिनेंस करने के लिए। ऑब्वियसली इंग्लैंड में भी इसके इससे समझ में आता है, इंग्लैंड में भी प्रोटेस्टेंट थे, तो इंग्लैंड इसलिए उन्होंने प्रोटेस्टेंट को मदद किया। सो द रिवोल्ट ऑफ कैथलिक्स लेड बाई उल्फ जोन वाज सप्रेस्ड बाय द प्रोटेस्टेंट्स विद द हेल्प ऑफ ब्रिटेन। तो वहाँ पर क्या हुआ? कैथलिक के जो लोग, कैथलिक लोग जो वहाँ का रिवोल्ट चला रहे थे, ये धीरे धीरे वहाँ सप्रेस्ड हो गया, मतलब उसको मतलब दब गया। अब वहाँ से प्रोटेस्टेंट लोग धीरे धीरे ऊपर आ गए, जो ब्रिटेन के मदद से आए थे। दस आयरलैंड वॉज फाइनली इनकॉर्पोरेटेड विद ग्रेट ब्रिटेन। इसके बाद क्या हुआ? आयरलैंड भी फाइनली वो क्या हुआ? ब्रिटेन के साथ जुड़ गया, मतलब इंग्लैंड के साथ जुड़ गया, जिसमें पहले से इंग्लैंड और स्कॉटलैंड थे, उसके साथ जुड़ गया। ये न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फॉर्म। अब एक नया ब्रिटिश नेशन फॉर्म हो गया। द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। अब उससे वहां से क्या हुआ? अब ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है, ठीक है। तो वाज द नेशनल फ्लैग जिसका नाम हुआ यूनियन जैक, एंड द नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग वाज क्रिएटेड। तो ये सब उसके बाद से क्रिएटेड किया गया। मतलब एक नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी अब यहाँ से स्प्रेड हुआ, जहाँ पर इंग्लैंड पहले से उनके साथ थे, वेल्स, अब स्कॉटलैंड और आयरलैंड को लेकर एक यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन बनाया गया, जहाँ पर उन लोगों के एक ही कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही नेशनल फ्लैग और एक ही नेशनल एंथम बनाया गया। जिस नेशनल फ्लैग का नाम था यूनियन जैक, और जिस नेशनल एंथम का नाम था गॉड सेव आवर नोबल किंग, ये बनाया गया। तो अब ये यहाँ से ब्रिटेन का देखा जाए, वहाँ पर जो उन लोगों को यूनिफिकेशन, वो प्रोसेस यहाँ पर खत्म हुआ था। तो एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन करता हूँ, इंग्लैंड में कौन सा गवर्नमेंट था? इंग्लैंड में देखा जाए, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम था, ठीक है। और ये गवर्नमेंट कब आए थे? 1688 में, ग्लोरियस रेवोल्यूशन के जरिए। इससे पहले इंग्लैंड में एब्सोल्यूट मोनार्की फॉर्म था, लेकिन 1688 मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी देखा जाए कम से कम मतलब 1 सेंचुरी पहले। तो 1688 में वहाँ पर ग्लोरियस रेवोल्यूशन आए थे, जिसके वजह से पार्लियामेंटरी फॉर्म में एक चेंज आए, और वहाँ पर देखा जाए एब्सोल्यूट मोनार्की की जगह कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की सिस्टम चल रहा था। और अभी भी देखा जाए इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की सिस्टम है वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर इंग्लैंड में वहाँ मतलब डेमोक्रेसी तो है, लेकिन उसे रिपब्लिकन कंट्री नहीं कह सकते इंग्लैंड को, क्योंकि वहाँ का जो प्रेसिडेंट होते हैं, मतलब वहाँ का प्रेसिडेंट तो नहीं है, वहाँ पर जो किंग है या क्वीन है, जो भी हो, वो बाई हेरिडिकली आते हैं, कोई भी जनता वो नहीं बन सकता। तो ये इंग्लैंड का सिस्टम हमारे से थोड़ा सा अलग है, इंग्लैंड का सिस्टम। तो जो भी हो, 1680 में यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ, और उसके बाद में एक्ट ऑफ यूनियन जिसके जरिए स्कॉटलैंड और आयरलैंड धीरे धीरे करके मतलब एक साथ होने लगे, वो 1767 में आए थे। मतलब उसके बाद बहुत टाइम बाद में ये आया था। तो इसी तरह से इंग्लैंड के यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ था, मतलब ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ था। अब नेक्स्ट जो
यूनिट में हम लोग जाएंगे, ये है विजुअलाइजिंग द नेशन। तो नेशन को कैसी तरह से देखा जाए, इसका मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कैसे उनको विजुअलाइज किया जाए नेशन को। नेशन मतलब क्या है? नेशन मतलब एक जाति, ठीक है। अब जैसे इंडिया, इंडिया में जो लोग रहते हैं इंडियन, अब इंडियन को कैसे हम लोग देखें, ठीक है। तो हम लोग क्या है कि हम आम जनता लोग क्या होता है कि हम लोग अपने हिसाब से एक रूप बना लेते हैं कि इंडिया शायद ऐसे दिखता होगा, ठीक है। तो यही चीज हुआ था उस टाइम में, मतलब नेशन के ऊपर एक विजुअलाइज किया गया। जैसे देवता, देवता होता है ना, बहुत सारे हम लोगों को बहुत सारे देवता है। तो ये देवता को हम लोग कभी कभी किसी ने देखा है? कोई भी नहीं देखा। लेकिन होता है क्या, हम अपने हिसाब से एक इमेज बना लेते हैं हमारे अंदर। अच्छा, तो शिव को ऐसे देखना पड़ता है, विष्णु ऐसा होता है, ब्रह्मा ऐसा होता है। तो यहाँ पर भी ऐसी तरह से बनाया गया, एक अपने हिसाब से एक विजुअलाइजिंग किया गया था। नेशन को इसी तरह से देखा जाता है। अब यहाँ पर स्पेशली हम लोग दो नेशन के बारे में बात करेंगे जहाँ पर विजुअलाइज कैसे किया गया था, इसके बारे में बात करेंगे। एक है फ्रांस और दूसरा है जर्मनी, ठीक है। तो देखते हैं विजुअलाइजिंग द नेशन। The nations are they portrayed through a abstract idea of a female figure. Obviously नेशन को वो एक हम लोग क्या करते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, मतलब हमें मन में जो सोचना होता है उस आइडिया के ऊपर बेस करके एक पोर्ट्रेट बनाते हैं। और जो ऑब्वियसली जो बनाते हैं एक फीमेल फिगर के ऊपर। जैसे इंडिया को क्या बोला जाता है? मदरलैंड बोला जाता है। कभी ऐसा नहीं बोलते कि फदरलैंड, ठीक है। तो इंडिया को मदरलैंड बोलते, तो इसलिए क्या है, एक फीमेल पोर्ट्रेट फिगर के ऊपर इसको हम लोग सोचते हैं। तो दिस इज नोन एज द एलिगोरी ऑफ नेशन। तो इससे क्या कहते हैं, ये उसका एक रूपक, एलेगरी मतलब रूपक, मतलब उसका एक रूप हम लोग सोच लेते हैं कि इस नेशन का यही रूप होगा, ठीक है। तो जैसे फ्रांस के एलिगरी की बात करते हैं, फ्रांस के रूपक आपको कौन है? द एलिगरी ऑफ फ्रांस इज क्रिस्टेंट मैरियन। तो वहाँ के जो एलिगरी थे फ्रांस के, वो थे कि कौन? क्रिस्टेंट मैरियन। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक। अब उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स बना था, तो कैसे बना था? वो दो चीज के ऊपर बेस करके बना था, एक लिबर्टी और दूसरा रिपब्लिक। ये दो आइडियोलॉजी के ऊपर बेस करके बनाया गया था। लिबर्टी मतलब जहाँ पर मतलब उदार मेंटेलिटी वाले लोग, जहाँ पर स्पेशली देखा जाए जो मिडिल क्लास या बुर्जो क्लास लोग जिस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे। और रिपब्लिकन जहाँ पर आम जनता, मतलब वर्कर्स, पीजेंट, ये सब लोग जो इसको सपोर्ट करते थे। तो दोनों का आइडियोलॉजी में थोड़ा सा, मतलब कौन से सोसाइटी के लोग थोड़ा सा कौन सी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे, यही चीज हो रहा है। और ये दो चीज ही देखा जाए 1789 के बाद में ये दो आइडियोलॉजी बहुत ही ज्यादा फ्रांस में फेमस हुआ था। तो इसलिए इस कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस करके फ्रांस के जो एलेगरी वो डिसाइड किया गया था। शी इज सोन वेयरिंग ए रेड फ्रीगियन कैप। तो ये तो वो क्या करते, एक लाल फ्रीगियन कैप उन्होंने पहना था। तो फ्रीगियन कैप एक पुराने जमाने का एक टोपी टाइप का था, जिस टोपी को बोलते थे। तो उसी ने उन्होंने पहना था। एंड ए कॉकेट, मतलब एक जो फ्लावर टाइप का उसके टोपी के ऊपर में, हैट के ऊपर थे। होल्डिंग ए फ्रेंच ट्राई कलर, जिसके ऊपर में जो फ्रांस का जो ट्राई कलर है, उनके जो फ्लैग में जो ट्राई कलर सिस्टम होता है, वो ट्राई कलर वो उसके ऊपर दिया गया था। तो ये एलेगोरी फ्रांस का बनाया गया था, जिसका नाम था क्रिस्टियन मैरियन, ठीक है। अब जर्मनी का एलेगोरी क्या थे? द एलेगोरी ऑफ जर्मनी इज जर्मानिया। तो ये कॉमन सा नाम है, आसानी से याद रख सकते हो, क्योंकि जर्मनी के एलेगोरी का नाम जर्मानिया। शी इज सोन वेयरिंग एन आर्मर। तो इसमें क्या है, वो एक आर्मर पहने थे। होल्डिंग एन इंपीरियल सॉर्ड, तो उनके हाथ में क्या था? एक शाही तलवारी थे, ठीक है। ये भी एक फीमेल कैरेक्टर है। तो शी इज पोर्ट्रेट, मतलब ये पहले ही बोलता हूँ, इंपीरियल सॉर्ड, हाथ में इंपीरियल सॉर्ड मतलब हम लोग छीन के लेंगे, हम लोग लड़ाई करके लेंगे। तो ये आइडियोलॉजी को दर्शाता है ये चीज। तो सी इज पोर्ट्रेट हैविंग ए लॉन्ग फ्लोइंग रेडिश हेयर। अब इनके क्या है, इनका जो पोर्ट्रेट था उनके पास था कि एक लंबा लंबा सा जो फ्लो कर रहा है, हवा में तैर रहा है, और रेडिश हेयर मतलब वहां पर लाल कलर का उनका जो बाल थे वो था उनका। और वायरिंग ए क्रो ऑफ ओक लीव्स, एज ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। तो उनके क्या थे, उनके जो कपड़े थे उस कपड़े में, मतलब जो पोशाक उन्होंने पहने थे वो ओक के लीफ से बना था। और ये ओक क्या क्या बोलते हैं, ये ओक जो पत्ते होते हैं ना ओक का, ये हीरोइज्म को फोकस करते हैं। तो इससे मतलब हम लोग यूनिफिकेशन किया है जर्मनी का, जर्मनी का यूनिफिकेशन जो हम लोग छीन कर लिया है, तो इसी चीज को दर्शाता है। तो बेसिकली ये दो जो हम लोग यहाँ पर देखा जाए दो रूपक हम लोग डिसाइड किया है, मतलब एलेगोरी डिसाइड किया है, एक फ्रांस का एलेगोरी और दूसरा जर्मनी का। तो दोनों ही चीज देखा जाए उस टाइम में नेशनलिज्म के आइडियोलॉजी बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहे थे। दोनों आइडियोलॉजी के लिए
मतलब उन दोनों उन वहाँ के जो लोग रहने वाले थे तो वो अपने कंट्री के लिए, अपने नेशन के लिए एक एलेगोरी टाइप का फॉर्म किया था, और जो फिर फीमेल कैरेक्टर के बेस में किया गया था। और इससे वो क्या करते थे, अपने मदरलैंड को वो उसको मतलब उसके ऊपर बेस करके वो पूछते थे, और उसके ऊपर बेस करके ही वो अपने मदरलैंड के लिए वो आगे जाकर लड़ाई किया था। और हम लोग सभी लोग जानते थे जर्मनी के बारे में, एक चीज़ है कि जर्मनी के उनका नेशनलिज्म कितना तेज है और कितना स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये तो आज के दिन में भी पता चल जाता है। कोई भी स्पोर्ट्स देख लो तो वहाँ पर पता चल जाता है। तो ये उस टाइम में एक एलेगोरी सिस्टम आया था फ्रांस का और जर्मनी में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो यूनिट में हम लोग जाते हैं, ये यूनिट है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। नेशनलिज्म मतलब जातीयतावाद, इम्पेरियलिज्म साम्राज्यवाद, ठीक है। दोनों चीज ही एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन आइडियोलॉजी थोड़ा सा फर्क है। नेशनलिज्म आते हैं जाति से, ठीक है। तो मैं एक जाति का अंतर्गत हूँ, एक नेशनलिस्ट मतलब एक नेशन का मैं अंदर रहता हूँ, उस नेशन के अंदर में, उस नेशन के लिए मेरे अंदर में जो सोच है, जो भावना है, जो प्यार है, उसके ऊपर बेस करके नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी आता है। आप समझ लो एक बाहर के कंट्री आकर मेरे नेशन के ऊपर कब्जा कर लिया, जैसे ब्रिटेन लोग किया था, ठीक है, ब्रिटिश लोग किया था, अब कब्जा कर लिया, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने वतन के लिए लड़ूंगा उनके खिलाफ, ठीक है। क्योंकि तब ना अचानक से देशभक्ति वाला प्यार आ जाता है, जैसे होता है ना क्रिकेट देखो, इंडिया पाकिस्तान के मैच में, इंडिया इंग्लैंड के मैच में देशभक्ति वाला बात आ जाता है, तो एक नेशनलिज्म का थ्योरी यहाँ पर आ जाता है, मतलब जातीयतावाद थ्योरी, मतलब अपने जाति के लिए या अपने नेशन के लिए जो प्यार है। और इंपेरियलिज्म क्या हो गया, साम्राज्यवाद। अब ये प्यार ना बहुत ही ज्यादा जब बढ़ गया, ठीक है, यूरोप में उस टाइम में, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने जाति को और भी ज्यादा महान साबित करने के लिए कोशिश किया, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया, ये सभी जो कंट्री है, ये सब अपने जाति का जो नेशनलिज्म को आइडियोलॉजी है, इसको और भी ज़्यादा महान साबित करने के लिए कोशिश करने लगे। अब ये अपने जाति को महान साबित करने के लिए दो तरीके हो सकता है, ठीक है। जैसे होता है ना, तुम नाम कमाने के लिए तुम दो तरीके अपना सकते हो। एक है कि तुम खुद मेहनत करो, मेहनत करके अपना नाम बनाओ, या दूसरे को जो आगे बढ़ रहा है उसे खींच कर नीचे लिए कर आओ। तो इन्होंने ना दूसरा तरीका ही अपना है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने जाति का महान साबित करने के लिए, उन्होंने अपने आप को ऊपर ले आने के लिए उन्होंने कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने कॉलोनी ऑब्वियसली कहाँ बनाए थे, जो वीकेस्ट सेक्शन है, मतलब एशिया, अफ्रीका, ये सब जगह कॉन्टिनेंट का जो वीक जाति थे उनको सब कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। और वहां पर जाकर कब्जा कर उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, वहां से रॉ मटेरियल लेकर आते थे, उसको अपने देश में लेकर आते थे, प्रोडक्शन करते थे, फिर प्रोडक्शन करके जो सामान आते थे उस सामान को फिर जाकर वो बेचते थे, और इससे जो पैसा आता है इसमें अपने कंट्री का फायदा होता था। तो ये एक कंपटीशन उन लोगों के बीच में आ गया था, ठीक है। अब ये कंपटीशन बहुत सारे थे। एक तो अपना देश का कितना फायदा हो सकता है, उसके ऊपर अपना कंट्री का डेवलपमेंट डिपेंड करता है। और दूसरा जो चीज होता है कि कितने सारा कॉलोनी मेरे पास है, मतलब जितने सारा कॉलोनी मेरे पास होगा उतने सारा रॉ मटेरियल्स मेरे पास आएगा, ठीक है। तो ये भी दूसरे तरीके का कंपटीशन आना स्टार्ट कर दिया। और कभी कभी तो खामों का इसी वो लोग कॉलोनी बनाते थे, मतलब रॉ मटेरियल्स मिलता नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन कॉलोनी बना रहा है क्योंकि उसके ऊपर मेरे हाथ में इतना सारा कॉलोनी है, मैं ये बोल सकता हूँ। तो ये अपने नेशनलिज्म को, थ्योरी को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए करते हैं। अब जैसे जैसे ये कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर दिया, तो ये कॉलोनी वहां आ गया क्या, उनके लिए कॉलोनियलिज्म थ्योरी के अंदर या इंपेरियलिज्म थ्योरी के अंदर, मतलब मैं साम्राज्य बना रहा हूं, ठीक है। और ये साम्राज्य बना रहा हूं किस चीज के ऊपर बेस करके, इकोनॉमिक पर्पस के ऊपर बेस करके, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए था, ठीक है। अगर मेरे कंट्री में इंडस्ट्री चलाना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए और लेबर चाहिए। वो सस्ते में लेबर और रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिल सकता है, कॉलोनी से मिल सकता है। तो इसके लिए वो लोग कंपटीशन में जाने लगे, दूसरे जगह में जाकर उसको कब्जा करने लगे, जो एशिया और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जाकर। तो ये चीज हो गया इंपेरियलिज्म, ठीक है। और ये थ्योरी भी देखा जाए 19th सेंचुरी के जो उस टाइम के जो टाइम पीरियड है, उस टाइम से ये थ्योरी बहुत ही ज्यादा फेमस होने लगे। और इस थ्योरी के ऊपर बेस करके ही देखा जाए बाद में, मतलब ये इंपेरियलिज्म और नेशनलिज्म आइडियोलॉजी के ऊपर बेस करके ही बाद में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएट हुआ था, ठीक है। तो देखते हैं इसको, व्हाट इज नेशनलिज्म। नेशनलिज्म इज अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग एंड लॉयल्टी दैट कॉजेज पीपल टू थिंक ऑफ देमसेल्फ एज ए नेशन। तो नेशनलिज्म एक फीलिंग से, एक आइडियोलॉजी है, जहां पर क्या है कि ये विश्वास किया जाता है, एक लॉयल्टी रखा जाता है
कि लोगों के बीच में टू थिंक ऑफ देमसेल्फ एज ए नेशन, एक ना जाति के हिसाब से वो अपने आप को सोचे, अपने आप को उसके इस लायक बनाए। ड्यूरिंग द 19 एंड 20 सेंचुरी नेशनलिज्म वाज ए पावरफुल फोर्स दैट कूड, तो 19 और 20 सेंचुरी नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। और उस टाइम में क्या हुआ था, क्रिएट वन नेशन फ्रॉम मैनी सेपरेट कंट्रीज, एक नेशन बनाया गया था अलग अलग छोटे छोटे जो जगह है उसको जोड़कर, जैसे इटली और जर्मनी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और दूसरी जो एग्जाम्पल होता है क्या है, ब्रेक वन नेशन अप इनटू मेनी कंट्रीज, तो बड़े नेशन को भी छोटा छोटा करके बांटा गया था, जो एक्चुअल से उसको नेशन भी नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें बहुत सारे अलग अलग जाति का लोग रहते हैं। जैसे ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी का जो हैब्सबर्ग एम्पायर थे, जैसे टर्की का ऑटोमन एम्पायर थे, इसमें बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे जाति रहते थे। तो ये नेशन तो कभी नहीं था, लेकिन ये एम्पायर बोल सकते हो। तो इस एम्पायर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया और उसमें से छोटे छोटे करके वहां पर बहुत सारे जाति आए, मतलब नेशन आना स्टार्ट कर दिया वहां से। तो देखते हैं हम लोग। और दूसरे जो पार्ट हुआ था ये 20th सेंचुरी में हुआ था। तो उसके बाद है कि बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी, तो 19th सेंचुरी का जो लास्ट क्वार्टर है, मतलब लास्ट के जो 25 ईयर्स है उस टाइम में 1875 से 1900 ये टाइम पीरियड के बात किया जाए, मतलब इस टाइम में देखा जाए तो इटली और जर्मनी की यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद का टाइम पीरियड बोला जा रहा है। तो नेशनलिस्ट ग्रुप्स बिकेम इंक्रीजिंगली इनटॉलरेंट टू ऑफ ईच अदर एंड एवर रेडी टू गो टू वार। तो इस टाइम में क्या हुआ, जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे ये और भी ज्यादा फेमस होने लगे और इस टाइम में वो क्या कर रहे हैं कि वो वार के लिए रेडी होने लगे। नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन्ड इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट। तो नेशनलिज्म क्या हुआ था, नो लॉन्गर रिटेन इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक, ठीक है, मतलब आदर्शवादी, लिबरल मतलब उदारपंथी और डेमोक्रेटिक जो लोकतंत्र, इस सेंटिमेंट के ऊपर बेस करके। तो इस मतलब ये जो सेंटिमेंट थे, ये सेंटिमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, मतलब नेशनलिज्म को मुझे बढ़ाना है, मतलब जातिवाद को मुझे प्रचार करना है, तो वही आइडियोलॉजी उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। तो इसको थोड़ा सा हम लोग और भी ज़्यादा एलेबरेट करके एक्सप्लेन करते हैं कि 19th सेंचुरी में एक्चुअल में जो लास्ट क्वार्टर था उसमें हुआ क्या था। इसमें स्पेशली हुआ था दो तरीके से देखा जाता है। पहले जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन कंप्लीट हुए थे। तो इसमें अगर जर्मनी इटली की यूनिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर या तुर्की के ऑटोमन एम्पायर के अंदर जितने भी छोटे अलग अलग मतलब उस एम्पायर के अंदर छोटे छोटे जो जाति लोग आते थे, मतलब नेशन, उनके अंदर जो जितने भी उनके अंदर अलग अलग छोटे छोटे जाति थे, रेस थे, ये सब क्या सोचने लगे, ये सब सोचने लगे कि हम लोग भी इटली और जर्मनी की तरह हम लोग भी अपने आप को आज़ाद कर सके, हम भी यूनिफाइड हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े नेशन के खिलाफ उन्होंने लड़ाई स्टार्ट कर दिया। ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग एम्पायर, टर्की का जो ऑटोमन एम्पायर, इनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से भी प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, जो 1870 के बाद से स्टार्ट करके कम से कम 1900 तक बहुत ही ज़्यादा, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक बोल सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा चला था। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, स्पेशली ये प्रॉब्लम बॉल्कन एरिया को लेकर हुआ था, ठीक है। जो बॉल्कन एरिया जो यूरोप में साउथ ईस्ट पार्ट में आता है यूरोप का, उसी जगह को हुआ था। तो एक तरीके से ये देखा जाए। और दूसरे जो है बड़े कंट्री के एग्जांपल देखो, तो यहाँ पर भी वही चीज बोल सकता हूँ कि जर्मनी इटली के जैसे यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ था, अब जर्मनी और यूनिफिकेशन बहुत तेजी से पावरफुल कंट्री की तरफ जा रहे थे। और इससे पहले क्या हुआ था, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब जो बड़े बड़े कंट्री है, ये सब कंट्री अपने लिए कॉलोनी बना चुका थे, ठीक है। और ये एशिया अफ्रीका में अपने लिए कॉलोनी बना लिया था। अब इस टाइम में यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहे थे, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए इनको चाहिए था रॉ मटेरियल्स आएगा कॉलोनी से, वहां से सस्ते में लेबर भी आएगा। तो इंग्लैंड, फ्रांस वहां से तो ले लेते, लेकिन जर्मनी, इटली जैसे कंट्री जो अभी अभी बना है, ठीक है, अभी तक वो यूनिफिकेशन के प्रॉब्लम से जूझ रहा था। अभी वो यूनिफिकेशन हो गया, लेकिन उनको अगर पावरफुल कंट्री बनना है तो आपको इंडस्ट्री रेवोल्यूशन के जरिए अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, तो उनके लिए चाहिए था कॉलोनी। अब कॉलोनी तो है नहीं, क्योंकि इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया ये सब भी ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा कर लिया। तो इन्होंने क्या किया, अब बड़े कंट्री से छीन लेने के बारे में सोचे। किस आइडियोलॉजी के ऊपर बेस करके, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म आइडियोलॉजी के ऊपर बेस करके। यहाँ से आ गया दोनों के बीच में क्लैश, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया के अगेंस्ट में जर्मनी और इटली, ये सब कंट्री के बीच में क्लैश आ गया। आप यहाँ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कॉन्सेप्ट आ रहा है, आया समझ में, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। बॉल्कन्स, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशंस इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द बॉल्कन्स। तो सबसे ज़्यादा सीरियस टेंशन कहाँ पर हुआ था, जो नेशनलिस्ट थ्योरी को ऊपर बेस करके, ये यूरोप में 1871 में बॉल्कन से हुआ था। A large part of the Balkans was under the control of the Ottoman Empire.
ये ऑटोमन एम्पायर के अंदर आता है, जो टर्की के ऑटोमन एम्पायर थे उसके अंदर आता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं हम लोग कि बाल्कन में सबसे ज़्यादा मतलब यूरोप के, अगर मॉडर्न यूरोप की हिस्ट्री देखा जाए ना, सबसे ज़्यादा पेचीदा हिस्ट्री ये बाल्कन का है, मेरे तो ख्याल से तो यही है। ठीक है, तो इसमें जो चीज़ होता है इसमें कि बाल्कन स्पेशली ये ऑटोमन एम्पायर के अंदर आता था, टर्की के ऑटोमन एम्पायर। तो टर्की के जो ऑटोमन एम्पायर थे ये मेडिवल टाइम पीरियड में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एम्पायर थे, लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न टाइम पीरियड आ रहा था ये अपने आप को उसी हिसाब से जो डेवलपमेंट करना पड़ता है ये उन्होंने किया नहीं, अपडेट नहीं किया अपने आप को। तो अब इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, उसके बाद देखा जाए ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली भी स्ट्रांग हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन टर्की क्या गया अपने आप को उसी हिसाब से स्ट्रांग नहीं बना पा रहे। तो क्या होगा, जैसे स्ट्रांग नहीं बनोगे तो तुम धीरे धीरे खो जाओगे। तो वही चीज हो रहा था, ऑटोमन एम्पायर धीरे धीरे करके टूट रहा था, और उनके जो एम्पायर जब टूटना स्टार्ट कर दिया तो उसी दौरान उसी जो उसको डेक्लाइन के ऊपर बेस करके रशिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है, और इंग्लैंड, फ्रांस भी बोल सकते हो, ये सब उस एरिया को कब्जा करने के लिए स्टार्ट कर दिया। आप सबके बीच में कंपटीशन आ गई। ठीक है, कि मुझे उस एरिया को कब्जा करना है, तो कंपटीशन आ गया कि कौन पहले सबसे ज्यादा जगह को कब्जा कर सकते हैं। और एक तरीके से देखा जाए ये कब्जा करने के लिए कंपटीशन आ रहे थे बड़े कंट्री के बीच में, और वहां में जो छोटे छोटे जो कंट्री थे, मतलब जो नेशन थे, जैसे ग्रीस, स्लोवाकिया, हर्जेगोविना, सर्बिया, बुल्गारिया, ये सब लोग जो उस बाल्कन एरिया में थे, आप ये चाहते थे कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली के थ्योरी के ऊपर बेस करके हम भी धीरे धीरे यूनिफाइड होना स्टार्ट करें और बड़े कंट्री के अंदर से हम लोग निकल जाए। तो इसको लेकर आप यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया, एक टेंशन स्टार्ट हो गया, और इसको लेकर ही कम से कम 1870 से स्टार्ट करके 1918 भी बोल सकते हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, पूरा इनका जो कॉन्सेप्ट इसके ऊपर बेस करके चल रहा था। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो यूरोप का मैप यहाँ पर एक दिया गया, बाल्कन जो एरिया है, ये देखो यहाँ पर स्पेशली मैंने फोकस कर रहा हूँ, ये रशिया के जो नीचे वाला पार्ट है, बेलारूस, यूक्रेन, रोमानिया, इधर हंगरी, स्लोवाकिया, उसके नीचे सर्बिया, उसके लेफ्ट साइड में बोस्निया एंड हर्जेगोविना, ठीक है, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, राइट साइड में जैसे बुल्गारिया, ठीक है, टर्की के ऊपर जैसे आ रहा है ग्रीस, ये सभी एरिया एक बाल्कन एरिया है। तो इसी जगह के ऊपर कब्जा करना भी एक इंपॉर्टेंट आ जाता है। अब इसी जगह पर ऊपर कब्जा करना इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि टर्की के ऑटोमन एम्पायर उस टाइम में वीक हो रहा था। ठीक है, रशिया के लिए मकसद क्या था, रशिया चाहते थे कि इस एरिया में ऊपर कब्जा करने, क्यों, क्योंकि रशिया के ऊपर में आता है ये नॉर्दर्न ओशन, ये विंटर के सीजन में क्या होता है, ये बर्फ हो जाता है। तो रशिया के लिए उस टाइम में तो फ्लाइट तो है थे ही नहीं, तो उस टाइम में रशिया के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बाहर के कंट्री में जाकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। ठीक है, क्योंकि बर्फ होने के कारण रशिया में ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम बर्फ में रहता है, विंटर सेशन रहता है, तो वो चाहते कि नीचे वाला जो पोर्शन है, ये ब्लैक सी, ठीक है, ये इसके जरिए यह सब यहाँ पर कब्जा करना और इसके जरिए आकर मेडिटेरेनियन सी से जुड़ना। ठीक है, जो यहाँ पर है ना, इसके जरिए ये पूरा मतलब ये बाल्कन एरिया को कब्जा करके यहाँ पर जितने भी सी है इसके जरिए यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी से जुड़ना, तो उनके लिए आसानी होता है। तो ये इसलिए वो इस मकसद से वो आए थे यहाँ पर। अब ऑस्ट्रिया का मकसद क्या था, ऑस्ट्रिया यहाँ पर देखो, ऑस्ट्रिया इटली के थोड़ा सा ऊपर में, ऑस्ट्रिया के लेफ्ट साइड में था जर्मनी और इटली, और ऑस्ट्रिया पहले इस जगह के ऊपर उनका कब्जा था। अब जैसे ही जर्मनी इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ, ऑस्ट्रिया के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसका पहले रॉ मटेरियल्स मिलता था जर्मनी और इटली से। अब जर्मनी इटली तो गया हाथ से, और उसके लेफ्ट साइड में इतना स्ट्रॉन्गेस्ट दो कंट्री आ गया, तो ऑस्ट्रिया ने सोचा कि लेफ्ट साइड में तो होगा नहीं, तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने अब सोचा कि हम लोग राइट साइड में जाकर एम्पायर बनाते हैं। उस टाइम ऑटोमन एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था, तो उन्होंने राइट साइड में एम्पायर बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इसके लिए ऑस्ट्रिया के साथ रशिया का भी क्लैश आना स्टार्ट कर दिया इसी जगह को लेकर। जर्मनी इटली भी उनका भी यही सोचना था, क्योंकि हम भी अभी किस्मत आसमान इसी टाइम में कि हम तो अभी हम लोग नया नेशन बने, तो हम लोग ये कॉलोनी चाहिए, तो उन्होंने कॉलोनी के लिए उन्होंने भी यहाँ पर ट्राई करना स्टार्ट कर दिया। फ्रांस भी वही चाहते थे, कि हमें भी कॉलोनी चाहिए। तो और फ्रांस का और भी एक मकसद था, इससे पहले मैंने क्रीमियन वार के बारे में बताया था इससे पहले वीडियो में। तो इस एरिया में जितने भी कैथोलिक चर्च थे उसके ऊपर कंट्रोल ले आने के लिए फ्रांस भी उसका मकसद था। और इंग्लैंड का मतलब क्या था, इंग्लैंड का मतलब यही था कि इस जगह में के लिए उनका ये जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास के जो एरिया है, इस जगह में उनका ट्रेडिंग चलता था सी के जरिए। तो इंग्लैंड का मकसद यही था कि वहाँ पर इकोनॉमिकल पासवर्ड्स में वहाँ पर जुड़ना। ठीक है, अगर रशिया को वहाँ पर कब्जा हो जाए तो
हमारे लिए अच्छा नहीं होगा ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ में प्रॉब्लम होता था, मतलब सभी लोगों को ये चीज़ को लेकर प्रॉब्लम थे। तो यहाँ पर जो जितने भी छोटा छोटा कंट्री है, ये लोग चाहते थे आज़ाद होने के लिए, और बड़े कंट्री चाहते थे इस जगह के ऊपर कब्जा करने के लिए। तो आप बॉल्कन एरिया में कौन कौन से छोटे छोटे कंट्री हैं, जैसे रोमानिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो। तो ये सब लेकर छोटे छोटे कंट्री थे, ये सभी चाहते थे अपने लिए अलग से नेशन, यूनाइटेड होकर अपने लिए अलग से नेशन बने। तो इसके लिए भी ये प्रॉब्लम स्टार्ट किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। वन बाई वन यूरोपियन नेशनलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। अब यहाँ के जो जितने भी छोटे छोटे जाति लोग थे, ये सब धीरे धीरे करके मतलब इंडिपेंडेंट होने लगे और अपने आप को मतलब ये वहाँ से निकलने लगे और अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने लगे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल में का बात है। तुम्हारे क्लास 10 के लेवल के लिए जितना इंपॉर्टेंट है, उसी लेवल से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका भी बहुत सारी हिस्ट्री है, इतना ज़्यादा डीप में जाना नहीं है। तो उसके बाद क्या है, द बॉल्कन पीपल बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स ऑन नेशनलिटी एंड यूज हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट बट हैड बीन सबजुगेटेड बाई फॉरेन पावर्स। तो बॉल्कन लोग ने क्या सोचा, वहां पर जो लोग थे, बेस देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस। तो अब इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स के थ्योरी के ऊपर बेस करके उन्होंने अपने वहां पर जो थ्योरी बना था नेशनलिज्म आइडियोलॉजी के ऊपर बेस करके, और यहाँ पर उन्होंने क्या किए थे, यूज हिस्ट्री। तो वो अपने अपने जो वहां पर पहले जो हिस्ट्री थे, मतलब ओल्ड हिस्ट्री, एंशिएंट और मेडिवल टाइम में जो हिस्ट्री थे, उस हिस्ट्री को, स्पेशली एंशिएंट टाइम में जो हिस्ट्री थे, उस हिस्ट्री को सामने ले आना शुरू कर दिया लोगों के सामने। और उसके जरिए क्या प्रूव करना स्टार्ट कर दिया कि हम लोग तो एंशिएंट टाइम में इतना बड़ा हम लोग कंट्री थे। तो अब हम लोग क्या हुआ, हम लोग मेडिवल टाइम में हम ऑटोमन एम्पायर के अंदर है, और अभी के टाइम में हम लोग बड़े बड़े कंट्री हमें कंट्रोल करना कोशिश कर रहे, तो हम लोग क्यों ऊपर नहीं आए। जैसे ग्रीक एंशिएंट ग्रीक जो कल्चर और सिविलाइजेशन थे, ये बहुत ही नाम का था। तो ग्रीक लोग चाहते थे कि वो ये एग्जाम्पल देना स्टार्ट कर दिया कि हमारे तो एंशिएंट टाइम में हमारे सिविलाइजेशन बहुत ही पुराना है और हम तो बहुत ही ऊपर थे, तब दुनिया को शासन हम लोग करते थे। और अब क्या हुआ, अब कोई कहाँ पर मेडिवल टाइम में ऑटोमन एम्पायर हमें कंट्रोल किया, और अब ये बड़े कंट्री हमें कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं ऊपर आ सकते। तो वो इस एग्जाम्पल को, एंशिएंट टाइम का जो स्टोरी का एग्जाम्पल, वो देना स्टार्ट कर दिया, और इसी के जरिए वो फॉरेन लोगों के बीच में वो लड़ना स्टार्ट कर दिया था। Hence, the rebellion nationalists in the Balkans through of their struggles as attempt to win back their long lost independence. तो उन्होंने क्या किया, अब रेबिलियन लोग क्या किया, वहां पर विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया, वहां से नेशनलिस्ट के थ्योरी के ऊपर बेस करके इन द बॉल्कन्स एरिया में थ्रू थॉट ऑफ देयर स्ट्रगल्स। अब इसके जरिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बार बार कोशिश की जीतने का, तो इसके वजह से उनको फाइनली जाकर उनको इंडिपेंडेंस मिलना स्टार्ट कर दिया वहां पर। अब क्या है नेक्स्ट स्लाइड में, द बॉल्कन स्टेट्स वर जेलस। अब इंडिपेंडेंट तो बन गया, ठीक है, मतलब बॉल्कन जो कंट्री थे वहां पर, बॉल्कन एरिया में जो कंट्री थे, धीरे धीरे करके इंडिपेंडेंट बनना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन प्रॉब्लम अब यहाँ से हो आ गया उन लोगों के बीच में जेलसी, ठीक है। वो सभी लोग चाहते थे कि अपने जो टेरिटोरी है, इस टेरिटोरी को और भी ज्यादा बड़ा करें, ठीक है। तो इसको लेकर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था उन लोगों के बीच में। जैसे बॉल्कन स्टेट्स वर जेलस ऑफ ईच एंड होप्ड टू गेन मोर टेरिटोरी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। तो बॉल्कन स्टेट्स अब जेलसी फील करने लगे, और वो आशा करते थे कि दूसरे के टेरिटोरी को कब्जा करके धीरे धीरे अपने आप को और भी ज्यादा बड़ा करें। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स। और बड़े पावर के बीच में तो राइवलरी चल रहा है ओवर ट्रेड और कॉलोनी को लेकर, ठीक है। और इसके न्यू इंपीरियलिज्म थ्योरी के ऊपर बेस करके ये चल रहा था, एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट। तो इसमें नेवल पावर भी आगे थे और मिलिट्री पावर भी आगे थे। तो इसके अंदर कौन कौन से कंट्री थे, जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, फ्रांस, बुल्गारिया, टर्की, ये सब थे। बुल्गारिया उस टाइम में वो अपने हिसाब से देखा जाए बॉल्कन के अंदर से वो निकल कर आए थे, और वो धीरे धीरे एक पावरफुल कंट्री बन चुके थे, ठीक है। और ये बुल्गारिया चाहते थे कि अपने आप को वो मतलब दूसरे बॉल्कन स्टेट को कब्जा करके वो धीरे धीरे और भी पावरफुल बने। तो इसमें क्या होता, और टर्की अपने आप को उस टाइम में ना बचाने चाहते थे, जैसे तैसे करके अपने आप को बचाना चाहते थे टर्की। तो रशिया चाहते थे टर्की को डिस्ट्रॉय करना, और इंग्लैंड फ्रांस चाहते थे कि टर्की रहे ताकि रशिया को अगर कंट्रोल करना है तो टर्की को रहे। तो एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी था उस टाइम में। तो वेर कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर्स ओवर बॉल्कन्स एंड एक्सटेंडिंग इट्स ओन कंट्रोल ओवर द एरिया। तो वो लोग क्या चाहते थे कि दूसरे के पावर बॉल्कन एरिया में कंट्रोल करे और अपने आप को पावर यहाँ पर और भी ज़्यादा बढ़ाए। तो इसी तरह से इस जगह को लेकर प्रॉब्लम स्टार्ट कर दिया, सभी लोगों का यही सोचना था।
दिस लेड टू ए सीरीज ऑफ वार्स। तो इसके बाद एक यहाँ पर बैटल होना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और जैसे जैसे बैटल होना स्टार्ट कर दिया, और ये सभी बैटल किसके लिए इंडिकेट करता था, एक सीरियस वार के लिए इंडिकेट करता था इन द रीजन, एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो इसके वजह से एक फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से 1918, सॉरी 1918, 1914 से 1918। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इंसिडेंट था, मतलब जो रीजन बोला जाए, ये है बॉल्कन प्रॉब्लम, जो नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी और इंपीरियलिज्म का आइडियोलॉजी पर बेस करके ये बॉल्कन प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। तो तुम लोगों के लेवल में जाकर मुझे जितना समझाना था, मैं उतनी लेवल में जाकर मैं थोड़ा सा समझाया। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड व्हिच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन पावर्स। तो वर्ल्ड में भी बहुत सारे कंट्रीज थे जो यूरोपियन पावर से द्वारा कॉलोनाइज होते थे, शासन होते थे। इन द 19th सेंचुरी बिगन टू अपोज इंपीरियल डोमिनेशन। अब 19th सेंचुरी के बाद से धीरे धीरे वो क्या किया, वो डोमिनेशन के खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दिया। ये साम्राज्यवाद जो डोमिनेशन थी उसके खिलाफ अगेंस्ट में बोलना स्टार्ट कर दिया। European ideas of nationalism were now here replicated for people everywhere develop their own specific variety of nationalism। तो यूरोपियन में जो अब एक टाइम में जो नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी आया था, अब ये आइडियोलॉजी स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। अब दूसरे जो कॉलोनी थे उस कॉलोनी में जाकर ये आइडियोलॉजी स्प्रेड कर रहा था, और वहां पर जाकर धीरे धीरे करके ये आइडियोलॉजी इतना बढ़ चुका था कि वहां के जो कॉलोनी थे अब वो धीरे धीरे वो इंडिपेंडेंट के लिए लड़ना स्टार्ट किया। जैसे इंडिया, अब इंडिया में भी हम लोग नेशनलिज्म थ्योरी के ऊपर बेस करके हमें इंडिपेंडेंस के लिए लड़ना स्टार्ट कर दिया, और फाइनली जाकर 1947 में जाकर हमें इन आज़ादी मिला था। तो ये देखा जाए जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में एक टाइम में जो नेशनलिज्म के वहाँ पर थ्योरी आया था सब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से, ये थ्योरी मतलब ये आदर्श देखा जाए ये आइडियोलॉजी कैसे बाद में जाकर इंडिया के हिस्ट्री में जाकर भी ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट किया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे जो थर्ड चैप्टर है ना इंडिया के नेशनलिज्म को लेकर, उस चैप्टर के साथ इस चैप्टर का भी बहुत ज़्यादा लिंक है। तो ये चैप्टर अगर अच्छी तरह से पढ़ लिया तो उस चैप्टर को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा उस चैप्टर को। तो तुम लोगों को लेवल में जाकर जितना समझाना था मैं उसी हिसाब से मैंने कोशिश किया थी कि तुम लोगों को समझाने के लिए। तो ये वीडियो यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो को लेकर मिलते हैं। थैंक यू, बाय।